हेलो गाइस, तो आज मैं वेंजू फैन फैक्शन का अगले पार्ट एक्सप्लेन करूंगी। लास्ट बार हमने देखा था कि वन केजिंग जो जाओ जिशु पर हाथ उठा लेता है और फिर वन केजिंग जो बहुत अपसेट होता है क्योंकि जाओ जिशु उससे बातें नहीं करता है। जाओ जिशु नाराज़ होता है, बट जाओ जिशु वन केजिंग को कुछ बोलता नहीं है, बस जाओ जिशु नाराज़ होता है, बिल्कुल भी वन केजिंग के साथ बात नहीं करता है। वन केजिंग जो देख रहा था और वन केजिंग को फील भी हो रहा था कि जाओ जिशु आखिर क्यों मुझसे बातें नहीं कर रहा है। वन केजिंग समझ गया था। तो फिर हमारे सीन कट होता है, हमें दिखाते हैं वन केजिंग को जो कि रूम में बैठा हुआ है और वेट कर रहा है जीशु अंकल का। वो बेड पे बैठा हुआ है और उसके जीशु अंकल का वेट कर रहा है और टाइम को देख रहा है और वन केजिंग की गोद में जो वही टेडी बेयर पकड़ा हुआ है और उसके साथ बातें कर रहा है। और वन केजिंग टेडी बेयर को बोल रहा है कि मैंने शायद आज सुबह बहुत ज़ोर से थप्पड़ मार दिया था, जो जीशु अंकल इतने नाराज़ है। आज सुबह से मुझसे जो जीशु अंकल नाराज़ है, तुमने देखा उसने मेरे साथ बातें नहीं की। मुझे लगता है जीशु अंकल मुझसे नाराज़ हो गए हैं। तुम क्या कहते हो? अब वैन केजिंग जो टेडी बेयर के साथ बातें कर रहा है और उसको टाइट करके हक किए हुए है। वो टेडी बेयर कोई छोटा टेडी बेयर नहीं था, बड़ा टेडी बेयर था। वैन केजिंग उसको हक कर देता है। तो और फिर वैन केजिंग जब होता है कि मैं उससे माफ़ी मांग लूँगा, बस एक दफ़ा जीशु अंकल आ जाए रूम में, मैं जीशु अंकल को सॉरी बोल दूँगा, गलती मेरी है, मुझे ऐसा हाथ नहीं उठाना चाहिए था। और वैन केजिंग जो यही बातें कर रहा था, तो इसी में जो हमें जाओ जिशु को दिखाते हैं। जाओ जिशु जो ये भाई के साथ बैठा हुआ था, ये भाई जो जिस लवर को ढूंढना चाहता था अपने, वो ये भाई को नहीं मिल रहा था, तो ये भाई को जो उम्मीद छोड़ चुका था। तो ये भाई जो अफसर था, तो जाओ जिशु ये भाई को देख रहा था। ये भाई अफसर था, तो जाओ जिशु को ऐसा लग रहा था कि ये भाई जिन की वजह से टेंशन में है। तो जाओ जिशु ये भाई को पता है कि ये भाई सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये भाई जो अपनी ख्यालों में गुम था, उसको ये भाई को अब नहीं पता कि जाओ जिशु किस बारे में बात कर रहा है। तो ये भाई जो अपनी ख्यालों में गुम था, तो ये भाई पता है कैसे ठीक होगा। इतने सालों से मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, अब वो मुझे नहीं मिल रहा है। तो जाओ जिशु जो शौक में हो जाता है, जाओ जिशु बताए नहीं मिल रहा है, कौन नहीं मिल रहा है। जाओ जिशु ऐसा होता है, ये भाई को देखता है, ये भाई जो अपने ख्यालों में गुम था, तो ये भाई बताए वही जिसको मैं ढूंढना चाहता हूँ। ये भाई ऐसा बोल देता है। तो जाओ जिशु शौक में होता है, जाओ जिशु बताए ये भाई है। और जाओ जिशु ये भाई के शोल्डर पर हाथ रखता है और उसे होश में लाता है और बताए ये भाई है। तो ये भाई होश में आ जाता है और बोलता है हाँ क्या हुआ जाओ जिशु। तो जाओ जिशु बताए तुम किसको ढूंढना चाहते हो और तुम्हें कौन नहीं मिल रहा है। तो ये भाई शौक में जाता है, ये भाई बताए कौन किसको ढूंढना चाहता है, मैं तो किसी को नहीं ढूंढ रहा हूँ। तो जाओ जिशु बताए ये भाई अभी तो तुमने कहा कि मैं उसे ढूंढना चाहता हूँ और वो मुझे नहीं मिल रहा है। तो जाओ जिशु तो ये भाई बोलते क्या मैंने ऐसा बोला। तो जाओ जिशु बताए हाँ तुम किसको ढूंढ रहे हो और तुम्हें कौन नहीं मिल रहा है। तो तो ये भाई स्माइल करता है और बताए नहीं कुछ नहीं, और बताए नहीं कुछ नहीं है जाओ जिशु। तो जाओ जिशु देख रहा होता है, तो फिर जाओ जिशु बताए ये भाई क्या हो गया है तुम्हें। तो ये भाई जाओ जिशु को देख रहा था और ये भाई शौक में था, तो ये भाई शौक में था, तो ये भाई को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो ये भाई बताए वो मैं जिन के लिए बहुत टेंशन में हूँ जाओ जिशु, जिन कब ठीक होगा। और ये भाई जो नौटंकी पे लग जाता है और जाओ जिशु के शोल्डर पर सर रख देता है और नाटक करता है रोने का, ताकि जाओ जिशु का ध्यान बदल जाए, जाओ जिशु ताकि जाओ जिशु भूल जाए कि जो मैंने अभी कहा। तो ये भाई जो नौटंकी में लग जाता है और ये भाई बोलता है जिन ऐसे कैसे जिन कोमा में चला गया, मुझे जिन की बहुत याद आ रही है जाओ जिशु, मुझे जिन की बहुत याद आ रही है, मैं उसको मिस कर रहा हूँ। तो जाओ जिशु वो भी थोड़ा सीरियस हो जाता है और बताए हाँ मिस तो मैं भी बहुत कर रहा हूँ, जिनको मैं भी बहुत मिस कर रहा हूँ। जिन मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, उसने हर मुसीबत में मेरा साथ दिया, कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ा। और फिर ये भाई जाओ जिशु को देख रहा था, ये भाई दिल में बोलता है वो सिर्फ तुम्हारा दोस्त नहीं था इडियट, वो तुमसे प्यार करता था। तो ये भाई जो यही सोच रहा था, जाओ जिशु को देख रहा था। तो जाओ जिशु होता है मैं बहुत 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 मिस कर रहा हूँ उसको। तो जाओ जिशु तो ये भाई देख रहा था जाओ जिशु को, तो ये भाई जाओ जिशु को जाओ जिशु शोल्डर से सर हटा देता है और बोलता है जाओ जिशु तुम्हें एक बात बतानी है जिन के बारे में। तो जाओ जिशु ये भाई को देख रहा था, तो ये भाई जाओ जिशु को देख रहा था। तो जाओ जिशु बोलता है कौन सी बात। तो ये भाई बोलता है जाओ जिशु ये जिन किसी को पसंद करता था, वो उससे बहुत प्यार करता था। तो जाओ जिशु शौक में हो जाता है, जाओ जिशु बोलता है क्या जिन किसी से प्यार करता था। तो ये भाई बताए हाँ। तो जाओ तुझे बताए जिन ने मुझे क्यों नहीं बताया कि वो किसी से प्यार करता था। तो ये भाई देख रहा था, ये भाई बताए अगर वो बता देता तो तुम क्या करते। तो जाओ तुझे बताए क्या करता, मैं उसकी हेल्प करता, वो जिसको पसंद करता है उसकी, और जिनकी मैं शादी करा देता। तो ये भाई बोलता है जिनके साथ क्या वो शादी करता। तो जाओ तुझे बताए ऑफकोर्स जिनके साथ कौन शादी नहीं करना चाहेगा, जिन एक अच्छा इंसान है, उसने मुझे मेरी हर मुसीबत में मेरा साथ दिया है, मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा है। कितनी मुसीबतें मुझ पर आई पर जिन ने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा, जिन एक अच्छा दोस्त है, जिनका लाइफ पार्टनर बहुत लकी होगा। तो ये भाई देख रहा था
तो इसी में हमारा सीन कट हो जाता है। हमें अगला सीन दिखाते हैं चाची का। चाची जो रूम में बैठी थी और वो जो बच्चों को सुला चुकी थी, और फिर वो जो बच्चे के ऊपर ब्लैंकेट डालती है और बच्चों को देख रही थी, स्माइल कर रही थी। अचानक से चाची को खांसी लग जाती है, तो चाची अपने मुंह पर हाथ रखती है, बच्चों से दूर हो जाती है ताकि मेरी खांसी की वजह से इनकी नींद न टूट जाए। तो चाची जो अपने मुंह पर हाथ रखती है और आती है, जल्दी से मेडिसिन उठाती है और वो खा लेती है। इतनी बुरी खांसी थी, वो बहुत मुश्किल से मेडिसिन को खाती है, और मेडिसिन को जैसे ही खा लेती है तो खांसते खांसते जो चाची की आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं, और चाची जो रो रही होती है और फिर रोते रोते जो स्माइल करने लग जाती है और बोलती है कि अब तो मुझे कोई फिक्र नहीं है, अब तो वैन गेजिंग के बच्चे की मुझे कोई फिक्र नहीं है। वैन गेजिंग के बच्चे वहाँ पर आ चुके हैं जहाँ पर इनको आना था। वैन गेजिंग के आखिरकार शादी हो ही गई जिसके साथ होनी थी। तो चाची जैसा बोल के स्माइल करती है और वैन गेजिंग के बच्चों को देख रही थी। और फिर इसमें जो हमारा सीन कटा जाता है, हम आ जाते हैं वैन गेजिंग के पास। वैन गेजिंग जो उसका टेडी बेयर का हक किया हुआ बैठा हुआ था और यही बोल रहा था कि जीशु अंकल से सॉरी बोलना है। कहा जीशु अंकल को सॉरी बोलना है, तब तक बोलना है जब तक माफ़ ना कर दे। हाँ, मैं जीशु अंकल को सॉरी बोलता रहूँगा जब तक वो माफ़ ना कर दे। मुझसे गलती हुई है, मैंने जीशु अंकल पर हाथ उठाया है। लोग ऐसा नहीं करते हैं, बड़ों पर कोई हाथ उठाता है क्या? कितनी बुरी बात है। तो इसी में जो वैन गेजिंग के रूम का गेट को ही खोल देता है। वैन गेजिंग जब देखता है कि जाऊ जीशु रूम में आ गया है, तो वैन गेजिंग जल्दी से खड़ा हो जाता है और जाऊ जीशु को देख रहा था। जाऊ जीशु अभी फ़ोन में किसी के साथ बातें करते करते जो वो रूम में एंटर हो गया था। जाऊ जीशु जो बातें कर रहा था, जाऊ जीशु जो फ़ोन में किसी के साथ बातें कर रहा था, तो सामने देखता है कि वैन गेजिंग जो खड़ा है जाऊ जीशु को ही देख रहा है। तो जाऊ जीशु जो वैन गेजिंग से नज़र को हटा देता है, फिर वैन गेजिंग के सामने से होकर जाता है ड्रेसिंग टेबल के सामने। अब जाऊ जीशु फ़ोन में किसी से बातें भी कर रहा है, फ़ोन में भी बातें कर रहा है, और अपनी हाथों की वॉच भी खोल रहा होता है, निकाल रहा होता है, और पॉकेट से जो ज़रूरी सामान है वो निकाल देता है क्योंकि जाऊ जीशु अभी ड्रेस चेंज करने के लिए जा रहा है। वैन गेजिंग ने जो हाथ में टेडी बेयर पकड़े हुए था और वो जाऊ जीशु को ही देख रहा था और इसे इंतज़ार में था कि कब जाऊ जीशु मोबाइल में बातें करना बंद करेगा ताकि मैं जाऊ जीशु से माफ़ी मांग सकूँ, ताकि मैं जीशु अंकल से माफ़ी मांग सकूँ। तो वैन गेजिंग जैसे इंतज़ार में था, बस जाऊ जीशु की बातें ख़त्म कहाँ हो रही थी। जाऊ जीशु जो लगा था और फिर जाऊ जीशु जो बातें करते करते अलमारी के पास जाता है, अलमारी खोलता है, अपनी नाइट ड्रेस उठाता है, और वैन गेजिंग जो देख ही रहा था और जाऊ जीशु जो अपनी नाइट ड्रेस उठाकर वॉशरूम की तरफ जा रहा था। इसमें जो वैन गेजिंग जल्दी से जाऊ जीशु के सामने चला जाता है और बोलता है रुकिए जीशु अंकल। तो जाऊ जीशु जो शौक में हो जाता है, जाऊ जीशु वैन गेजिंग को देखता है और फिर जाऊ जीशु को आज सुबह का थप्पड़ याद था, तो जाऊ जीशु जो वैन गेजिंग को देख कर मुँह बना लेता है, अपनी नज़रों को वैन गेजिंग से हटा देता है और बोलता है हाँ क्या हुआ, और ऐसा बोलकर अपनी नज़र को हटा देता है, दूसरी तरफ देखने लग जाता है और अपने हाथों को बांध देता है। तो वैन गेजिंग जो देख रहा होता है जाऊ जीशु को, तो वैन गेजिंग बोलता है सॉरी जीशु अंकल। तो जाऊ जीशु जो वैन गेजिंग को देखता नहीं है, जाऊ जीशु बोलता है सॉरी बट किस लिए। तो वैन गेजिंग अब बोलता है आज सुबह मैंने यहाँ पर हाथ उठाया, आई एम सॉरी, मैं सच में होश में नहीं था। तो जाऊ जीशु जो कुछ नहीं बोलता है और वैन गेजिंग को देख भी नहीं रहा था। तो वैन गेजिंग देख रहा था कि जाऊ जीशु नाराज़ है। तो वैन गेजिंग बोलता है सच में जीशु अंकल, मैंने आप पर जानबूझकर हाथ नहीं उठाया, मैं होश में नहीं था, मुझे नहीं था पता, मैं सच में होश में नहीं था, असल में सपना देख रहा था तो उसमें मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, आई एम सॉरी। तो जाऊ जीशु असल में सपना देख रहा था तो इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, तो मैं होश में नहीं था, आई एम सॉरी। मैं अपने कान पकड़ता हूँ, और फिर वैन गेजिंग जब अपना कान पकड़ता है तो वैन गेजिंग जब अपने कान पकड़ता है तो वैन गेजिंग का एक कान तो कटा हुआ था। तो वैन गेजिंग जब कान पकड़ता है और एक कान तो वो पकड़ लेता है, पर दूसरा कान जब पकड़ता है तो वैन गेजिंग जब फिर बोलता है उप्स, मैं हमेशा भूल जाता हूँ कि मेरा तो एक कान है ही। और फिर वैन गेजिंग ऐसा बोलकर अचानक से जाऊ जीशु को देखता है। जाऊ जीशु ये सुनता है तो जाऊ जीशु अचानक से वैन गेजिंग को देखता है। वैन गेजिंग जाऊ जीशु को शॉकिंग नज़र से देखता है। वैन गेजिंग को सब कुछ दोबारा से याद आ जाता है कि वैन गेजिंग की जाऊ जीशु ने किस तरह वैन गेजिंग के कान पर बाइट किया था। तो वैन गेजिंग को वो याद आ जाता है और वो जाऊ जीशु को शॉकिंग नज़र से, डरी हुई नज़र से देख रहा था। तो वैन गेजिंग की आंखें एकदम से नम हो जाती है। जाऊ जीशु जो शॉकिंग नज़र से वैन गेजिंग को देख रहा था, और फिर जाऊ जीशु की नज़र वैन गेजिंग के कान पर जाती है। तो वैन गेजिंग का कान जो कटा हुआ था, तो जाऊ जीशु को सब कुछ याद आ जाता है कि जंगल में जब मैं उठा तो मेरे मुंह में मास्क था। तो जाऊ जीशु को फिर से वो याद आता है, तो जाऊ जीशु जो अपने मुंह पर हाथ रख देता है और वॉशरूम की तरफ भागता है। जाऊ जीशु को फिर से वॉमिट आ रही होती, और वैन गेजिंग जो उसी तरह शॉकिंग नज़र से खड़ा था, वैन गेजिंग को सब कुछ याद आ जाता है दोबारा से। वैन गेजिंग ने जो टेडी बेयर हाथ में पकड़ा था, वैन गेजिंग कांपते हुए उसको टाइट करके पकड़ लेता है, और वैन गेजिंग जो डर गया था। तो हमें अब जाऊ जीशु को दिखाते हैं वॉशरूम में। जाऊ जीशु जो ज़ोरों से वॉमिट कर रहा था, जाऊ जीशु को जो फिर से याद आ जाता है। इतने दिनों से जाऊ जीशु जो भूल गया था, कभी भी जाऊ जीशु के दिल दिमाग में ये बात नहीं आई थी, बट आज इतने दिनों बाद जाऊ जीशु को फिर से वो याद आई। तो जाऊ जीशु जो वॉमिट करके जाऊ जीशु
रो रहा था। और फिर जाओ जब वॉमिट करके आता है, अपना फेस वॉश करता है, तो जाओ की आंखों से आंसू बह रहे थे, क्योंकि जाओ फील कर पा रहा था कि उस टाइम वैन केजिंग को मैंने कितना दर्द दिया था। वहीं जाओ को याद है, जाओ देख सकता था कि वैन केजिंग का कान कटा हुआ है, और जाओ ने वैन केजिंग की बॉडी के निशान भी देखे थे कि किस तरह जगह जगह से मास्क बिल्कुल बहुत बुरी तरीके से हटा हुआ था। तो जाओ जो जाओ की आंखों से जो आंसू बह रहे थे, जाओ फिर से अपना फेस वॉश करता है, और जाओ जो फिर से मिरर में अपने आप को देखता है और बोलता है, जाओ अपने आप को मिरर में देख रहा है और अपनी साथ ही बातें कर रहा है, और बोलता है, तुमने वैन केजिंग के साथ इतना कुछ किया और उसने तुम्हें एक झटके में माफ़ कर दिया, और उसने जो तुम्हें सिर्फ एक थप्पड़ दिया था, तो तुम जो उससे ढंग से बात नहीं कर रहे हो। आखिर किस बात की नाराज़गी तुम दिखा रहे हो? क्या दिखाना चाहते हो कि तुम अच्छे हो, वैन केजिंग बुरा है? नहीं जाओ तुमने जो वैन केजिंग के साथ किया है, ये वैन केजिंग चाहे तो तुम्हें पूरी ज़िंदगी जेल में भिजवा सकता था, पर इसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने मुझे माफ़ कर दिया। जाओ यही सोच रहा था और मिरर में देख रहा था और बोल रहा था कि और तुम इस वैन केजिंग के एक थप्पड़ को लेकर तुम्हारा मुंह बना हुआ है, एक थप्पड़ तुम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, तो तुम याद करोगे कि तुमने इसके साथ क्या किया है। और जाओ को जब याद आ जाता है, और जंगल में जगह जगह पर ब्लड, जाओ की ड्रेस पे सारी जो ब्लड लगी थी वो सारी वैन केजिंग की थी। और जाओ को जब वो याद आता है तो जाओ अपनी आँखें बंद कर देता है। जाओ को इतनी तकलीफ हो रही थी, तो इसमें वैसे कर होता है। हमें अगले सीन दिखाते हैं कि जाओ बहुत मुश्किल से अपने आप को नॉर्मल करता है, फेस वॉश करता है, सुखाता है तौलिए से, और फिर जैसे ही बाहर आता है देखता है तो वैन केजिंग रूम में नहीं था, और वैन केजिंग के हाथ में जो टेडी बेयर पकड़ा था वो फर्श पे गिरा हुआ था। जिस जगह पर वैन केजिंग खड़ा था वो उसी जगह पे टेडी बेयर गिरा हुआ था। तो जाओ शौक में हो जाता है कि वैन केजिंग कहाँ गया, और फिर जाओ टेडी बेयर उठाता है, वैन केजिंग को ढूंढता है, और ढूंढते ढूंढते वैन केजिंग को रूम से बाहर आ जाता है। और जाओ जो यहाँ वहाँ देख रहा था कि वैन केजिंग कहाँ है, तो इसमें जाओ को नज़र आ जाता है वो रूम जिस रूम में जो रूम चाची और बच्चों का था, उस रूम का गेट खुला हुआ था, और जाओ और वहाँ से रोने की आवाज़ आ रही थी। तो जाओ शॉक में हो जाता है, फिर जाओ उस रूम के करीब जाता है, क्योंकि उस रूम से रोने की आवाज़ और किसी की नहीं, वैन केजिंग की थी। तो हमें अब वैन केजिंग और चाची को दिखाते हैं। वैन केजिंग ने चाची को हक किए हुए था, और चाची जो वैन केजिंग को संभालती है। वैन केजिंग जो फिर से सब कुछ याद करके, वैन केजिंग जो डर गया था और वो कांप रहा था और रो रहा था, और यही बोल रहा था कि चाची चाची प्लीज़, चाची यहाँ से चलते हैं, मुझे शिशु अंकल के पास नहीं रहना है। तो चाची जो देख रही थी वैन केजिंग को, वैन केजिंग बिल्कुल वैसे ही रो रहा था जैसे वैन केजिंग रात रात को जब नींद से जब सपना देखता था, वो जब डर जाता था तो इसी तरह रोता था। तो चाची जो बहुत मुश्किल से वैन केजिंग को संभालती थी, तो चाची जो आज भी देखती है कि वैन केजिंग इतने दिनों बाद आज फिर से रो रहा है, तो चाची जो वैन केजिंग को बोलती है, वैन केजिंग को देख रही थी, और वैन केजिंग जो चाची को हक किए हुए था और डर रहा था, जैसे वो कांप रहा था और डर। और जब वैन केजिंग डरता है तो वैन केजिंग हकलाता है, तो वैन केजिंग जो हकलाते हकलाते बोल रहा था कि चाची प्लीज़ यहाँ से जाते हैं, मुझे जिस वक्त के पास नहीं रहना है। वैन केजिंग हकला रहा था और ऐसी बातें और ऐसा बोल रहा था। चाची देख रही थी, तो चाची जो बोलती है, चाची वैन केजिंग के बालों पर हाथ लगाती है और बोलती है, तुम्हारा टेडी बेयर कहाँ है? तो हम तो टेडी बेयर ऐसे ही छोड़ कर आ गए। तो चाची अब उसका ध्यान बदल रही थी ताकि ये भूल जाए, और चाची शुरू से ऐसा ही करती है। चाची ने कभी भी वैन केजिंग को ये एहसास नहीं दिलाया है कि उसके साथ जो हुआ है बहुत बुरा हुआ है, बिल्कुल भी उसके साथ इस बारे में बात ही नहीं करती, जिससे वैन केजिंग जो बहुत अच्छे से सब कुछ भूल जाता था। नहीं तो वैन केजिंग के साथ जिस उम्र में इतना हुआ है तो ऐसा परसेंट पागल भी हो सकता है, पर चाची ने जो बहुत मुश्किल से वैन केजिंग को कभी इस बात को याद ही नहीं दिलाई है, और हमेशा बात को पलटा देती थी, टॉपिक बदल देती थी, ताकि वैन केजिंग बिल्कुल भी इस बारे में सोचे ही नहीं। और चाची जो आज भी ऐसे ही करती है। तो हमें जाओ को दिखाते, जाओ जो बाहर था और वो सुन रहा था, जाओ के हाथ में टेडी बेयर पकड़ा हुआ था वैन केजिंग का, और जाओ यहाँ के जो नाम थी। तो जाओ वैन केजिंग की बातें सुन रहा है, जो कि वो चाची को हक करके और रोते हुए बोल रहा था। तो चाची बोलती है, वैन केजिंग तुम क्यों रो रहे हो? ये अच्छी बात है, अब तुम रो रहे हो, इतने बड़े होकर कोई रोता है? तो वैन केजिंग जो होता है, चाची यहाँ से जाते हैं, मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे शिशु के पास नहीं रहना है, मुझे उनसे डर लगता है। तो चाची जो वैन केजिंग को देख रही थी और बोलती है, वैन केजिंग रोना बंद करो। तो वैन केजिंग बोलता है, चाची प्लीज़ घर जाते हैं, चाची यहाँ से दूर जाते हैं, मुझे शिशु के पास नहीं रहना है। तो चाची जो वैन केजिंग के बालों पर हाथ लगाती और उसको बहुत प्यार करके हक किए हुई होती, और वैन केजिंग ने जो अपनी चाची को प्यार करके हक किया होता है, और चाची की आंखों में आंसू होते हैं, और वो जो दिल में बोलते हैं, वैन केजिंग
वैंके सिंह, तुम कब ये सब कुछ भूलोगे? आखिर तुम्हें फिर से क्यों याद आ गया? तुम तो सब कुछ भूल गए थे। जाओ जी, जो तुम्हारे सामने होने के बावजूद भी तुम कभी भी तुम्हें याद नहीं था। फिर आज अचानक से कैसे तुम्हें याद आ गया? आखिर ऐसे क्या हुआ? अरे चाची बोलती है, चाची सोचती है, क्या जाऊ जी वैंके सिंह के साथ कहीं वो सब कुछ तो नहीं करने वाला था? शायद तभी वैंके सिंह को याद आ गया। और चाची यही सोचती है कि शायद जाऊ जी वैंके सिंह के साथ कुछ करने वाला था, और जो वैंके सिंह को सब कुछ दोबारा से याद आ गया। तो चाची जो फिर एक जोर से सांस लेती है और अपनी आंखों को साफ करती है, फेस पे स्माइल लाती है और वैंके सिंह का फेस पकड़ती है और वैंके सिंह का फेस अपने सामने करती है और बोलती है, वैंके सिंह मुझे देखो। तो वैंके सिंह जो रो रहा था, वैंके सिंह चाची को देखता है। तो चाची वैंके सिंह की आंखों को साफ करती है और बोलती है, वैंके सिंह मेरी बात सुनो, सब कुछ भूल जाओ, कुछ भी नहीं हुआ है। उस उस रात को भूल जाओ, वो एक बुरा सपना था। अब देखो अब क्या हुआ। तुमने तो मुझे कहा था कि ऋषि अंकल ने उस दिन उस रात ज़बरदस्ती ऐसा कुछ भी नहीं किया था, उसको किसी ने कुछ दे दिया था, वो जैसा हैवान बन गया था। याद है जब मैं ऋषि अंकल पर गुस्सा थी, जब तुम कैसे मुझे मना रहे थे? तो ये सारी बातें जो बाहर जाओ से सुन रहा था। अंदर जो चाची बहन कैसी को देख रही थी और यही बोल रही थी कि तुम मुझे बोल रहे थे कि ऋषि अंकल ने जानबूझ कर ऐसा कुछ भी नहीं किया, और अब तुम फिर से रोने लग गए, फिर से वो याद कर रहे हो। ऐसा नहीं चलेगा जाओ बहन कैसी। तुम्हें तो कहा था कि ऋषि अंकल ने जानबूझ कर नहीं किया था वो सब कुछ, तो अब तुम फिर से याद करके उसी ऋषि अंकल से क्यों डर रहे हो? तो जाओ दिशु बाहर सुन रहा था और जाओ दिशु ने जो स्टडी बेल को पकड़े हुए था, और जाओ दिशु जो हाथ था, जाओ दिशु की आंखें नम थी। और इसी में जो वैन गेजिंग बताए, चाची मुझे उससे डर लगता है, मुझे उसकी आंखों से डर लगता है, उसके गुस्से से डर लगता है। वो मुझे आज फिर से गुस्से से देख रहा था, जैसे वो उस रात देख रहा था, वैसे ही वो मुझे आज देख रहा था। तो चाची जो कुछ और समझ रही थी, तो चाची बोलती है, वैन गेजिंग तुम्हारी शादी हुई है, अब तुम्हें सब कुछ भूलना होगा। तो वैन गेजिंग बोलता है, आपने मेरी शादी क्यों करवाई? चाची तो वैन गेजिंग को देखती है और बोलती है, वैन गेजिंग और कोई रास्ता नहीं था, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती थी, तुम्हारे 2 बच्चे हैं। तो वैन सिंह जो चाची को देख रहा था, और वैन सिंह को जो याद आ जाता है चाची की वो बातें, चाची ने जो कहा था कि मैं तुमसे तुम्हारे बच्चे से तंग आ गई थी, तो वैन सिंह को वो याद आ जाता है। वैन सिंह जो चाची के हाथों को अपने पैसे हटाता है, वैन सिंह को गुस्सा आ जाता है और वो चाची के हाथों को अपने पैसे हटाता है और बोलते, छोड़िए मुझे, आप तो मुझसे तंग थी ना, मुझसे तंग थी, मेरे बच्चे से तंग थी, छोड़िए मुझे। और वैन सिंह जो चाची के हाथों को अपने पैसे हटाता है, तो चाची जो वैन सिंह को पकड़ती है और बोलती है, वैन सिंह मेरी बात सुनो। तो वैन गेजिंग जो चाची की बात नहीं सुनता है और चाची के हाथों को लगातार हटा रहा था अपने पैसे, और चाची से दूर हो रहा था और रो भी रहा था और यही बोल रहा था कि आप तो हमसे तंग थी, मुझसे तंग थी, मेरे बच्चे से तंग थी, दूर हटिए मुझसे, मैं मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, और मैं भी आपके पास क्यों दोबारा आया? और जाओ चाची वैन गेजिंग ऐसा ही बोलता है और चाची से दूर हट रहा था, चाची के हाथों को अपने से हटा रहा था। और चाची जो वैन गेजिंग को पकड़ती है, ज़बरदस्ती वैन गेजिंग को पकड़ती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि वैन गेजिंग इस तरह रोते रोते बाहर जाए। तो चाची जो वैन गेजिंग को पकड़ती है, हाथों से खींच लेती है, वैन गेजिंग को टाइट करके पकड़ लेती है, हक कर लेती है, उसको अपने दिल के करीब कर देती है। और वैन गेजिंग जो चाची को पुश ही किया जा रहा था और यही बोल रहे थे, छोड़िए मुझे। और चाची जो वैन गेजिंग को बोलती है, नहीं मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती हूँ, प्लीज़ वैन गेजिंग अपने आप को संभालो, वैन गेजिंग बात समझने की कोशिश करो, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती थी। तो चाची वैन गेजिंग जो चाची की इस बात पर फोकस नहीं करता है, क्योंकि वैन गेजिंग जो खुद ही है तकलीफ में था, तो वैन गेजिंग जो उस टाइम गुस्से में था, तो वो चाची की बात पर गौर नहीं करता है कि चाची आखिर बोल क्या रही है। वो तो नाराज़ है, तो वो तो अपनी नाराज़ी ही दिखा रहा था, क्योंकि वो छोटा था, वैन की अभी इतनी समझ तो थी नहीं। चाची जो वैन को हक की हुई थी, टाइट करके पकड़ी हुई थी, और वैन अपने आप को हटा रहा था, दूर रखा था चाची से, पर चाची दोस्तों नहीं छोड़ रही थी, चाची ने बहुत टाइट करके पकड़े हुए था। तो वैन जब फिर लड़ते लड़ते आखिर वैन जो हार मान जाता है, क्योंकि चाची ने उसको बहुत टाइट करके हक किया था, और वैन जब फिर लड़ते लड़ते थक जाता है और बोलता है कि आप मुझसे तंग थी, और फिर वैन जो रोने लग जाता है और फिर लड़ता नहीं है, और यही बोलता है कि मुझसे तंग थी आप, आखिर क्यों मेरे साथ हुआ, काश उस टाइम मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होता, तो आज मैं यहाँ नहीं होता, मैं उस पर्सन के साथ नहीं रहता जिसको मुझे देखना भी नहीं है। मुझे डर लगता है चाची, डर लगता है मुझे जीशु अंकल से, बट मुझे उसी के पास अभी रहना होगा, वो सब आपकी वजह से। आपने मुझे धोखा दिया, आपने कहा था कि मैं शादी नहीं करवाऊंगी, और फिर आपने कुछ नहीं किया और मेरी शादी करवा दी, अपनी जान छुड़वा दी मुझसे। काश मैं मॉम डैड के साथ ही मेरा भी एक्सीडेंट हो जाता तो अच्छा होता,
तो चाची तो ये सुनती है तो चाची जो वैन केजिंग को गुस्सा हो जाती है और बोलती है वैन केजिंग ये तुम क्या बोल रहे हो। तो वैन केजिंग जो बोलता है अगर मैं नहीं होता तो आपको भी इतना कुछ बर्दाश्त नहीं करना पड़ता, आप मेरी वजह से बहुत तकलीफ में हुई चाची। तो चाची बोलती है वैन केजिंग तुम मेरे बेटे हो, अगर तुम नहीं होते तो मैं अकेले हो जाती, मैंने तुम्हें हमेशा अपने बेटों की तरह संभाल पाला है, तुम मेरे बेटे हो, मैं कभी भी तुमसे तंग नहीं हुई। तो वैन केजिंग जो चाची को देखता है और बोलता है तंग नहीं हुई, झूठ बोल रही हो आप, आपने मुझे क्या कहा था कल, आपको याद नहीं है, आपने कहा था कि आप। और फिर चाची जो वैन केजिंग के मुंह पर हाथ रख देती है और बोलती है चुप वैन केजिंग चुप, वो बातें दोबारा मत कहना, मैं कभी भी तुमसे तंग नहीं हुई। तो वैन केजिंग भी बोलता है तो फिर आपने मुझे ऐसे क्यों बोला। तो चाची बोलती है इसलिए क्योंकि तुम जाओ के साथ नहीं रह रहे थे और मैं नहीं चाहती थी कि तुम जाओ को छोड़ो, मैं चाहती थी कि तुम जाओ के साथ ही रहो, तो इसलिए मुझे वो सब कहना पड़ा। तो वैन केजिंग जो चाची को देख रहा था, जो चाची को देख रहा था और वैन केजिंग बोलता है क्यों 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 आप चाहती हो कि मैं जिस अंकल के साथ ही रहूँ, मुझे नहीं रहना है उसके साथ, मुझे नहीं करनी थी उससे शादी, ज़बरदस्ती आपने मेरी शादी करवाई। तो चाची बोलती है वैन केजिंग वो तुम्हारे बच्चों का फादर है, तो तुम उसको ऐसे छोड़ के तुम क्या करते, तुम्हें उसी के पास आना था वैन केजिंग, तुम उसी के पास ही सेफ रह सकते हो। तो वैन केजिंग होता है सेफ और उसके पास, आप ऐसे कैसे बोल सकती हो चाची, क्या आप भूल गई हो जिस अंकल ने क्या किया। मैं नहीं भूला हूँ, मैं नहीं भूल सकता हूँ, नहीं भूलता है मुझसे कुछ भी, जब भी जिस अंकल की गुस्से वाली आंखें देखता हूँ तो मुझे फिर से वो रात याद आ जाती है। तो चाची जो देख रही थी तो वैन केजिंग जो रो रहा था, तो चाची जो उसको हक कर लेती है और उसे बालों पर हाथ फिराती है और बोलती है भूलना होगा तुम्हें, भूलना होगा तुम्हें वो सब कुछ, अपने बच्चों के लिए वैन केजिंग, अपने बच्चों को देखो, तुम अपने बेटे को देखो, वो बीमार है, उसके लिए तुम्हें सब कुछ भूलना होगा। तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे बेटे को क्या प्रॉब्लम है, अगर तुम नहीं भूले तो तुम्हारे बेटे को कुछ हो जाएगा। तो वैन केजिंग जो बोलता है नहीं नहीं मेरे बेटे को कुछ नहीं हो सकता है, मैं इसको कुछ भी नहीं होने दूंगा। तो चाची बोलती है तो चाची बोलती है वैन केजिंग अपने लिए नहीं तो अपने बेटे के लिए जाओ यीशु के पास रहो, क्योंकि तुम्हारे बेटे का इलाज वही करवा सकता है। तो वैन केजिंग बताए मैं भी तो अपने बेटे का ख्याल कर रहा था ना, क्या मेरी सैलरी से कुछ नहीं हो रहा था। ये सब जो भाई जाओ यीशु सुन लेता है, तो जाओ यीशु जो बहुत हर्ट हो रहा था, तो वैन केजिंग जो रो रहा था, चाची जो वैन केजिंग को हक कर लेती है और उसको संभालती है। वैन केजिंग जो रोए जा रहा था, बहुत हर्ट था, बहुत डरा हुआ था, तो चाची जो वैन केजिंग को संभालती है। ऐसे में जब हमारा सीन कट होता है हमें जाओ यीशु को दिखाते हैं, जाओ यीशु जो अपने रूम में था और उसके हाथ में टेडी बेयर पकड़े हुए था और वो जो वैन केजिंग की और चाची की सारी बातें उसने सुनी ली थी। तो वैन के तो जाओ यीशु जो हर था, जाओ यीशु ने वैन केजिंग की बातें सुन ली थी। वैन केजिंग ने बोला था कि मुझे यीशु अंकल की गुस्से वाली आंखों से डर लगता है, जब वो मुझे गुस्से से देखता है तो जाओ यीशु जब अपनी आंखों को बंद कर देता है और दिल में यही बोलता है तुम्हें किसने कहा कि वैन केजिंग को गुस्से से देखो जाओ यीशु, तुम्हारा इतना हक बिल्कुल नहीं बनता था कि तुम वैन केजिंग को अपना गुस्सा दिखा सको। वैन केजिंग ने तुम्हारी लाइफ तुम्हें वापस दी है, अगर वैन केजिंग नहीं मानता तो आज मेरी माँ मेरे साथ ऐसे नहीं होती, वो उसी तरह अपने रूम में ही होती और मुझे देखना तक पसंद नहीं करती। बट वैन केजिंग की वजह से जो मेरी माँ ठीक हो गई, मेरे साथ सब कुछ ठीक हो गया। और दाऊद यीशु जो यही सोच रहा था कि वैन केजिंग ने तुम्हें एक पल में माफ़ कर दिया, जो कि तुम उसके लायक नहीं थे, तुम बहुत बड़ी सज़ा के लायक थे, पर वैन केजिंग ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। दाऊद यीशु यही सोच रहा था। तो इसी में हमें चाची को दिखाते हैं, चाची और वैन केजिंग, चाची वैन केजिंग की आंखों को साफ करते हैं। वैन केजिंग अब नॉर्मल हो गया था, उसने रोना बंद कर दिया होता है, बट वो सहक रहा था। ज़ाहिर इतना रोने के बाद तो वैन केजिंग तो सहकना तो होता ही है, जब इंसान बहुत ज़्यादा रो लेता है तो वो कुछ सहक रहा होता है। तो वैन केजिंग जो सहक रहा था बट वो चाची को देख रहा था और चाची जो वैन केजिंग को स्माइल कर रही थी और वैन केजिंग को देख रही थी और वैन केजिंग को बोलती है कि ठीक है ना, जो मैंने कहा वो करना, ठीक है, फिर हम यहाँ से चले जाएंगे, फिर मैं और वैन केजिंग वैसे ही रहेंगे जैसे हम पहले रहते थे, ठीक है। तो जब वैन केजिंग जो चाची को बोलता है पक्का, आप पक्का ना, फिर हम लोग यहाँ से चले जाएंगे ना। तो चाची बोलती है हाँ, फिर तो सब ठीक हो जाएगा, तुम्हारा बेटा भी ठीक हो जाएगा,
तो फिर हम यहाँ से चले जाएंगे, ठीक है ना। तुम उस टाइम तक जाओ जीशू के पास ही रहो, फिर हम पहले की तरह रहेंगे और जीशू अंकल के पास पहले की तरह रहेंगे, हंसी खुशी से, ठीक है। उस वक्त तक तुम्हें जाओ जीशू के पास ही रहना है, कोई हंगामा नहीं बनाना है, कोई रोना धोना नहीं, ओके। अगर तुम्हें फिर वही याद आए तो अपनी आंखें बंद करके जोर से सांस लेना और जो मैंने कहा वो याद करना, ठीक है। तो वेंकटेश जी चाची का हाथ पकड़ता है और बताए, आप मुझसे प्रॉमिस करो, आप झूठ तो नहीं बोल रही हो ना, हम फिर यहाँ से चले जाएंगे ना, पक्का हम यहाँ से चले जाएंगे। तो चाची बोलती है पक्का, पक्का प्रॉमिस है मेरा, बस तुम जाओ जीशू, जो मैंने तुम्हें कहा वो करो, ठीक है। तो वेंकटेश जी जो अपनी आंखें साफ करता है और स्माइल करता है और बताए ठीक है, मैं कोशिश करूँगा। तो चाची बोलती है कोशिश नहीं, करके दिखाना है, ठीक है ना। तो वेंकटेश सिंह जो बोलता है हाँ मैं करके दिखाऊंगा, कोशिश नहीं करनी, करके दिखाना है। और फिर चाची जो स्माइल करती है और वेंकटेश सिंह के बालों को ठीक करती है, वेंकटेश सिंह का फेस साफ करती है और बोलती है आप स्माइल करो और अपने रूम में जाओ, साहू जी को शक नहीं होना चाहिए। तो वेंकटेश सिंह जो सर हिलाता है और बोलता है ठीक है। और फिर चाची बोलती है और अगर तुम्हें जाऊ जीशू की आंखों से डर लगता है तो जाऊ जीशू की आंखों में देखना बंद कर दो, उसकी आंखों को मत दिखा करो, ठीक है। तो वेंकटेश सिंह चुप होता है, ठीक है मैं नहीं देखूंगा। तो चाची बोलती है गुड बॉय, अब स्माइल करो और अपने रूम में जाओ, नहीं तो जाऊ जीशू को शक हो जाएगा, जाओ। तो वेंकटेश सिंह जो स्माइल करता है और बोलता है ओके। और चाची जो वेंकटेश सिंह को देख रही थी, वेंकटेश सिंह जो खड़ा हो जाता है और जा रहा होता है। और चाची जो वेंकटेश सिंह को ही देख रही थी और वेंकटेश सिंह जो जैसे ही रूम से बाहर जाता है तो एक दफ़ा फेस पलट के चाची को देखता है और स्माइल करता है। तो चाची जो उसको स्माइल करती है और ऑल द बेस्ट का इशारा देती है और वेंकटेश सिंह जो स्माइल करता है और फिर जा रहा होता है। तो ऐसे में जैसे ही वेंकटेश सिंह चला जाता है, चाची की आंखों से हट जाता है, तो चाची जो स्माइल किए हुई थी, चाची अचानक से रोने लग जाती। तो चाची रोते रोते बोलती है कि मुझे माफ़ कर देना वेंकटेश सिंह, मैंने तुम्हें फिर झूठ बोला, मैंने सिर्फ ऐसा इसलिए बोला ताकि तुम साहू जी के साथ रहना सीख जाओ। मुझे पता है बहुत मुश्किल है एक ऐसे इंसान के साथ रहना जिसने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया हो, पर तुम तो फिर भी बहादुर हो वेंकटेश सिंह, जो तुम फिर भी उसको देख लेते हो, उसके साथ तुम रह रहे हो, उसको अपने आप सामने देख रहे हो, तुम तो बहुत बहादुर हो। नहीं तो अगर कोई और होता तो वो कभी भी ऐसे नॉर्मल नहीं दिखाता, वो हमेशा डरता उस पर्सन को देख कर, पर तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। चाची जो यही सोच रही थी और रो रही थी और यही बोल रही थी कि मैंने तुम्हें बेवकूफ़ बनाया, मैंने तुम्हें फिर झूठ कहा, मुझे माफ़ कर देना, पर मैं शायद तुम्हारे साथ फ्यूचर में ना रहूँ, तो मुझे तुम्हें फ्यूचर के लिए तैयार करना है ताकि तुम अपना फ्यूचर जाऊ जी के साथ गुजार सको। चाची यही बोलती है और रो रही होती है और बच्चों को देखती और बोलती है इनके लिए, इन दोनों के लिए तुम्हें जाऊ जीशू के साथ रहना होगा, इन दोनों के फ्यूचर के लिए तुम्हें अपना फ्यूचर जाऊ जीशू के साथ बिताना होगा वेंकटेश सिंह। तुम जाऊ जीशू से दूर नहीं जा सकते क्योंकि कोई और तुम्हारे बच्चों को ऐसा नहीं संभालेगा जैसे जाऊ जीशू और उसकी माँ संभाल रहे हैं, ऐसा कोई और कभी नहीं करेगा। बट अब मुझे सिर्फ तुम्हारे दिल में जाऊ जीशू का जो डर है वो हटाना है और मुझे अब यही कोशिश करनी होगी ताकि तुम जाऊ जीशू के साथ रहने लग जाओ और तुम वो हंसी खुशी रहो। अब मेरी आखिरी ख्वाहिश यही है, मैं मरने से पहले तुम्हें जाऊ जीशू के साथ खुशी खुशी देखना चाहती हूँ और फिर मैं अगर मर भी जाऊँ तो मुझे कोई परवाह नहीं है। चाची यही बोलती है और रो रही होती है और फिर अचानक से चाची को फिर से खांसी लग जाती है और चाची जो अपने मुँह पर हाथ रखती है खांस रही होती है। और फिर इसमें जो हमें वैन केजिंग और जाओ जीशू को दिखाते हैं, जाओ जीशू जो बैठा हुआ था और वैन केजिंग का टेडी बेयर पकड़ा हुआ था, तो इसमें जाओ जीशू बैठा हुआ था, वैन केजिंग का टेडी बेयर पकड़ा हुआ था और मुझे वैन केजिंग का ही इंतजार कर रहा था। तो ऐसे में जो वैन केजिंग रूम में एंटर हो जाता है और जैसे ही रूम का गेट खुलता है तो जाओ जीशू देखता है कि कौन है। तो जाओ जीशू जब देखता है तो वो वैन केजिंग था। तो जाओ जीशू वैन केजिंग को देख रहा था, वैन केजिंग के फेस पर एक स्माइल थी फेक सी और वो जो स्लोली अंदर आ रहा था। तो जाओ जीशू देख रहा था, तो जाओ जीशू फिर खड़ा हो जाता है और वैन केजिंग को स्माइल करता है और बोलता है वैन केजिंग तुम आ गए। तो वैन केजिंग जो शॉक हो जाता है तो जाओ जीशू को देखता है, तो जाओ जीशू को स्माइल करता है और बोलता है तुमने तो अपना टेडी बेयर फेंक के तुम कहाँ चले गए थे। तो वैन केजिंग जो जाओ जीशू को देख रहा था, जाओ जीशू जो स्माइल किए हुए था, तो वैन केजिंग कुछ नहीं बोल रहा था। तो फिर जाओ जीशू आता है अपना वैन केजिंग के टेडी बेयर वैन केजिंग को देने के लिए आता है वैन केजिंग के करीब। वैन केजिंग जो शॉकिंग नजर से जाओ जीशू को देख रहा था, शॉक में था, घबराया हुआ था। तो जाओ जीशू जाता है वैन केजिंग के सामने
और उसको उसका टेडी बेयर दिखाता है और बताए तुमने इसको इतने बुरी तरीके से फेंक दिया था। मैं वॉशरूम से निकला तो ये फर्श पे लेटा हुआ रो रहा था, तुमने इसे ऐसे फेंक के चले गए। तो वैन केजिंग टेडी बेयर को देखता है और बताए ये रो रहा था। तो जाओ जिशु वैन केजिंग को देखता है, तो वैन केजिंग तो जल्दी से टेडी बेयर को ले लेता है और हाँ कर लेता है। और तो जाओ जिशु देख रहा था वैन केजिंग को। इतने एज के बच्चे कभी भी ऐसा बिहेव नहीं करते हैं, बट वैन केजिंग कर रहा था। वैन केजिंग बच्चों की तरह बिहेव कर रहा था। 17 साल का लड़का कभी भी ऐसा बिहेव नहीं करता है, बट वैन केजिंग ऐसा बिहेव कर रहा था जैसे ये 10-11 साल का बच्चा। और टेडी बेयर को हके हुए था और उसके फेस पर अपना टेडी बेयर पर अपना फेस रब कर रहा था और बोल रहा था कि तुम रो रहे हो, तुम रो रहे थे, सॉरी मैंने तुम्हें फर्श में गिरा दिया। और वैन केजिंग यही बोल रहा था और जाओ जिशु वैन केजिंग को देख रहा था और जाओ जिशु शौक में था कि आखिर वैन केजिंग तो बच्चों की तरह बिहेव क्यों कर रहा है। और जाओ जिशु वैन केजिंग को देख रहा था और वैन केजिंग जो स्माइल कर रहा था। तो फिर ऐसे में जो ये दोनों सो जाते। वैन केजिंग ने टेडी बेयर को हक किया हुआ था और वो सो गया था, बट वैन केजिंग सहक रहा था और जाओ जिशु देख रहा था। वैन केजिंग जब से रूम में आता वैन केजिंग सहक ही रहा था। जाओ जिशु से बात कर रहा था तो वो सहक रहा था और जाओ जिशु जो देखता है तो वैन केजिंग जो नींद में भी स्लोली स्लोली सहक रहा था। तो जाओ जिशु जो बहुत हर्ट होता है और बोलता है तुम बहुत इडियट हो जाओ जिशु। आंधे के बाद अगर वैन केजिंग कुछ भी करे तो इसे गुस्से से देखना भी मत और इसकी हर गलती को इग्नोर करो। वैसे ये इसे बच्चों की तरह बिहेव क्यों कर रहा है, ये इसे बच्चों की तरह क्यों है। और वैन केजिंग तो जाओ यही सोच रहा है और शौक में है। तो ऐसे में जो हमें ये भाई को दिखाते, ये भाई जो बेड पर लेटा हुआ था और अपनी कलाई को देख रहा था। ये भाई ने अपने हाथों पर एक टैटू बनाया था जो बिच्छू बिच्छू का टैटू बनाया था और ये भाई जो उसी को देख रहा था और बोल रहा था मैंने शायद तुम्हें अपनी फीलिंग ना बताकर गलत किया, बता देना चाहिए था। काश मैं तुम्हें कॉलेज में ही बता देता तो कितना अच्छा होता, मैंने क्यों देर कर दी। मेरे सामने थे तो मेरे सामने होते थे, तुम्हें देख कर ही मैं इतना खुश होता था। पता नहीं क्यों तुम्हें देखकर मेरे फेस पे स्माइल आती थी। और मैंने जो तुम्हें अपनी फीलिंग नहीं बताई। और ये भाई जो यही सोच रहा था ये भाई बहुत हार्ड था। तो इसी में जो रात गुजर जाती हमें सुबह का सीन दिखाते हैं। सुबह होती है, वेंगेलिंग जो सोया हुआ था जाओ जिसे जो होता है तैयार होता है और फिर जैसे ऑफिस से तैयार होकर आता है देखता है तो वेंगेलिंग जो सोया था तो जाओ जिशु वेंगेलिंग को देख रहा था। और फिर जाओ जिशु जो दिल में होता है मैं इसको खुद ही उठाऊँ, अगर ये उठते ही इसने मुझे देख लिया तो कहीं ये डर न जाए और फिर से ये घबरा न जाए। और फिर जाओ जिशु यही सोच रहा था कि इसमें जो गेट में टक टक हो जाती है तो जाओ जिशु बोलता है कौन। तो चाची बोलती है जाओ जिशु मैं हूँ। वेंगेलिंग चाची नीचे आ जाओ ब्रेकफास्ट तैयार है, आपकी मम्मा आपको बुला रही है और वैन केजिंग को भी। तो जाओ दिशु जो सुनता है कि चाची आ गई तो जाओ दिशु जो खुश हो जाता है और बोलता है थैंक गॉड आ गई, यही वैन केजिंग को उठा लेगी। और फिर जाओ दिशु जाता है, गेट खोलता है तो चाची जो सामने खड़ी थी और वो जो रूम के अंदर ही वैन केजिंग को जैसे चाची की आंखें वैन केजिंग को ढूंढ रही थी। तो चाची जैसे ही रूम के अंदर देखती कि वैन केजिंग सोया था तो जाओ दिशु देख रहा था कि चाची वैन केजिंग को ही ढूंढ रही है। तो जाओ दिशु बोलता है वैन केजिंग तो सोया है। तो चाची बोलती है क्या वैन केजिंग अभी तक सोया है। तो चाची बोलती तो जाओ दिशु बोलता है हाँ। तो चाची बोलती है वैन केजिंग ठीक है। तो जाओ दिशु बोलते हैं हाँ। और फिर चाची बोलती है ठीक है फिर आप दोनों आइए ब्रेकफास्ट कर रेडी है नीचे नीचे ब्रेकफास्ट आप तैयार है, ब्रेकफास्ट लग चुका है और आपकी मॉम आपको बुला रही है। तो जाओ दिशु बोलता है ओके मैं रेडी हूँ, आप प्लीज़ वैन केजिंग को उठा दोगी। तो चाची बोलती है मैं। तो जाओ दिशु बोलते हैं हाँ आप उठा दो क्योंकि मेरे से वो उठता ही नहीं है। तो चाची जो जाओ दिशु को देख रही थी तो जाओ दिशु बोलता है आप उठा दोगी ना। तो चाची बोलती है हाँ। तो फिर जाओ दिशु बोलता है ओके मैं चाहता हूँ आप वैन केजिंग को उठा दीजिए। और फिर जाओ दिशु जो जा रहा होता है रूम से बाहर निकल जाता है और चाची जो रूम में वैन केजिंग को देखती है तो वैन केजिंग ने उसी तरह अपनी टेडी बेयर हग किए हुए और वैन केजिंग जो सोया था। तो चाची आती है वैन केजिंग को देखती है और फिर जब चाची वैन केजिंग को देखती है इतने ब्यूटीफुल रूम में और इतने बड़े बेड के ऊपर वैन केजिंग लेटा हुआ है तो चाची की आंखें कुछ यकीन नहीं कर पा रही थी क्योंकि ये लोग गरीब थे। और वैन केजिंग जो हमेशा फर्श पे सोता था तो उसी वैन केजिंग को इतने ब्यूटीफुल बेड पर देखती है। ये बेड कोई नॉर्मल बेड नहीं था, रिच अमीर लोगों का बेड, इतना बड़ा बेड और इतना सुकून में वो वैन केजिंग को सोता हुआ देख रही थी जो कि उनकी सोच में भी नहीं थी कि वैन केजिंग कभी ऐसी लाइफ भी जिएगा इतनी रिलैक्स भरी। और चाची जो यही देखकर चाची जो रोने लग जाती है और ये खुशी के आंसू थे। चाची जो बहुत खुश थी वैन केजिंग को ऐसा देखकर।
वो एंगेजिंग जो हमेशा फर्श पे लेटा होता था बहुत बुरी तरीके से, वो एंगेजिंग आज इतनी आलीशान महल में रह रहा है और उसकी जो बहुत ज़्यादा इज्जत हो रही है, उसको कोई आंच भी आने नहीं दे रहा है। तो चाची जो ये देखकर बहुत खुश हो जाती है और वो जो वेंकटेसिंह को देख रही थी, वेंकटेसिंह जो बहुत प्यारा सोया हुआ था और चाची जो वेंकटेसिंह को देख रही थी। तो इसी में जो सर्वेंट आ जाते हैं और सर्वेंट गेट में टक टक करते हैं, तो चाची होश में आ जाती है, पीछे देखती है तो सर्वेंट बोलते हैं कि वेंकटेसिंह को मैं बुला रही है और आपको भी। तो चाची बोलती है ओके मैं वेंकटेसिंह को जगाती हूँ। तो फिर सर्वेंट बोलता है ओके और फिर सर्वेंट चला जाता है। तो फिर चाची जब अपना फेस साफ करती है और स्माइल करती है और एक सुकून की सांस लेती है और आती है और वेंकटेसिंह को प्यार से जगाती है। वेंकटेसिंह के बारे में हाथ रहती है और वेंकटेसिंह को बोलती है वेंकटेसिंह उठो, वेंकटेसिंह उठो। और वेंकटेसिंह जो करवट बदलता है और चाची को टमी से हक कर लेता है। चाची तो उसके पास बैठ गई थी, तो वेंकटेसिंह जो चाची को हक कर लेता है और चाची के गोद पे सर रख देता है और बोलता है चाची मुझे थोड़ी देर और सोने दो ना। तो चाची बोलती है कि नहीं नीचे जाओ दीजिए कि मामा आपको वेट कर रही है, चलो आओ। तो वेंकटेसिंह अपनी आंखें खोलता है, चाची तो फिर स्माइल करती है। तो फिर इसमें हमारा सीन कर हो जाता है। तो हमें अगर सीन दिखाते हैं कि वेंकटेसिंह जो आगे था और वेंकटेसिंह जो जा रहा था और चाची जो पीछे से बोल रही थी कि वेंकटेसिंह ड्रेस तो चेंज कर लो ना। तो वेंकटेसिंह बोलते चाची ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं चेंज कर लूँगा ना। तो चाची बोलती है वेंकटेसिंह तो वैसे कैसे बाहर निकल गए, देखो ना लोग फ्रेश होकर बाहर निकलते हैं, चलो जाओ फ्रेश हो जाओ। तो चाची वेंकटेसिंह बोलते मुझे फ्रेश नहीं होना है, मुझे भूख लगी। तो चाची जो देख रही थी और वेंकटेसिंह जो सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था, तो चाची तो फिर देखती है और गुस्से में थी कि ये किसी की भी बहुत ज़िद्दी है। और फिर इसमें जो हमारे से कर जाते हैं नीचे डाइनिंग टेबल पर, जाऊ जी की मॉम जो देख रही थी कि वेंकटेसिंह आ रहा है। तो जाऊ जी भी देख रहा था वेंकटेसिंह आता है, तो उसके पीछे चाची भी आ रही थी। चाची जो फ्लेक्सी स्माइल करती है क्योंकि वेंकटेसिंह ऐसे ही मुंह उठा के आ गया था। चाची जो देख रही थी वेंकटेसिंह के बाल भी बिखरे हुए थे। तो वेंकटेसिंह जाता है और चेयर पर बैठ जाता है और ब्रेकफास्ट करने लग जाता है। तो जाऊ जी की मम्मा देख रही थी, जाऊ जी भी देख रहा था। तो जाऊ जी की मम्मा बोलती है वेंकटेसिंह तुमने आज फिर से ड्रेस चेंज नहीं की वेंकटेसिंह। तो वेंकटेसिंह बोलता है मुझसे सुबह सुबह नहाना नहीं होता है, मुझे सर्दी लगती है। तो जाऊ जी की मम्मा शौक में हो जाती है और जाऊ जी को देखती है और जाऊ जी भी मम्मा को देखकर अपनी आंखें नीचे कर देता है और ब्रेकफास्ट करता है। तो जाऊ जी की मम्मा फिर किसी सोच में पड़ जाती है। फिर वो जाऊ जी को देख के स्माइल करती है और बोलती है मतलब इसने अभी तक जाऊ वेंकटेसिंह के साथ कुछ नहीं किया। मम्मा यही सोच रही थी और स्माइल कर रही थी। मम्मा खुश थी कि ये वेंकटेसिंह पर ऐसे हक नहीं जता रहा है, ये वेंकटेसिंह को टाइम दे रहा है। तो मम्मा जो इस बात पर खुश थी। तो मम्मा जो स्माइल करती है और बोलती है ओके ठीक है, अगर तुम्हें सर्दी लगती है तो तुम गर्म पानी से भी नहा सकते थे। तो वेंकटेसिंह बोलते गर्म पानी, कौन अब पानी गर्म करेगा और और फिर उसे नहाएगा। तो जाऊ जी की मम्मा हंसने लग जाती है और जाऊ जी भी वेंकटेसिंह को देख के शौक में था कि ये क्या बोल रहा है। तो मम्मा तो जाऊ जी तो चाची जो वेंकटेसिंह को देख रही थी, तो जाऊ जी की मम्मा बोलती है वेंकटेसिंह यहाँ पर तुम्हें पानी गर्म करके ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, शावर से खुद ही गर्म पानी आता है। तो वेंकटेसिंह बोलते हैं क्या। तो जाऊ जी की मम्मा बोलती है हाँ तुम्हें नहीं है पता क्या, ऊपर शावर से गर्म पानी भी आता है। तो फिर वेंकटेसिंह बोलता है मतलब ऊपर शावर से ठंडा पानी भी आता है और गर्म भी आता है। तो मम्मा बोलती है हाँ। और फिर मम्मा जाऊ जी को बोलती है जाऊ जी वेंकटेसिंह को बता दो कि किस बटन से गर्म पानी आता है, ओके। तो जाऊ जी बोलता है ओके। तो फिर वेंकटेसिंह जो जाऊ जी को देख रहा था, तो इसी में जो जाऊ जी को कॉल आ जाती है, जाऊ जी कॉल अटेंड करता है। तो जाऊ जी कॉल अटेंड करता है और बोलते हैं हाँ हाँ मैं बस आ रहा हूँ। तो जाऊ जी ऐसा बोलकर जो कॉल बंद कर देता है। तो इसी में जो जाऊ जी चला जाता है और फिर वेंकटेसिंह लोग फिर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तो इसी में जो हमारा सीन कट हो जाता है, हमें दिखाते हैं कि जाऊ जी जैसे ही घर से बाहर निकलता है तो जाऊ जी को जो कॉल आ जाती है, जाऊ जी कॉल अटेंड करता है। तो दूसरी तरफ से एक पर्सन जो जाऊ जी को बोलता है कि कैसे हो जाऊ जी। तो जाऊ जी जब उस आवाज़ को सुनता है तो जाऊ जी बोलता है कौन, आप कौन। तो जाऊ जी तो वो पर्सन जो हंसता है और बोलता है मैं कौन हूँ, क्या तुम मुझे भूल गए, जिसकी तलाश में हो तुम, जिसको मारना चाहते हो, उस पर्सन को तुम उस पर्सन को नहीं पहचान रहे हो। तो जाऊ जी शौक में हो जाता है। जाऊ जी बोलता है बिच्छू बॉय। तो वो दूसरा पर्सन जो हंसने लग जाता है और ज़ोर ज़ोर से हंस रहा होता है और होता है देखा ना, इसको कहते हैं सच्चा दुश्मन, जो तुमने मुझे आखिर पहचान ही लिया। तो जाऊ जी जो गुस्से में होता है और बोलता है तुमने मुझे क्यों कॉल की। तो वो पर्सन होता है तुम्हें ये बताने के लिए कि तुम्हारा बुरा टाइम शुरू हो गया है। तो जाऊ जी शौक में होता है। जाऊ जी होता है क्या। तो बिच्छू भाई होता है तुमने जो मेरे डैड को मार दिया, तुमने जो मेरे फादर को मार दिया इतनी बेरहमी से, जाऊ जी मैं वो नहीं भूल सकता हूँ। तो जाऊ जी जब होता है तुम्हारा डैड उसी लायक था। तो बिच्छू भाई होता है तुमने मेरे डैड को ऑलरेडी बर्बाद कर दिया था, तुम्हें उसमें सुकून नहीं मिला जो तुमने फिर मेरे डैड को मार भी डाला। तो जाऊ जी बताए बिच्छू भाई मैंने तुम्हें कहा ना तुम्हारा डैड उसी लायक था,
उसको जीने का कोई हक ही नहीं था। तो बिच्छू भाई जो गुस्सा हो जाता है और बोलता है, जाओ जीशु, तुम्हें भी मैं ये एहसास दिलाऊंगा कि अकेले रहना कैसे होता है। मैं तुम्हारी फैमिली को ख़त्म कर दूंगा। तो जाओ जीशु शौक में हो जाता है। जाओ जीशु बोलता है, बिच्छू भाई, मेरे घर वालों को अगर कुछ भी तो जाओ जीशु ऐसा होता है देखता है तो बिच्छू भाई ने काट काट दी थी। जाओ जीशु शौक में हो जाता है। फिर जाओ जीशु बोलता है, हेलो हेलो बिच्छू भाई, हेलो। तो दूसरी तरफ से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। तो जाओ जीशु फिर कार करता है उसी नंबर पर। और जाओ जीशु जो डरा हुआ होता है क्योंकि बिच्छू भाई ने ये धमकी दी थी। तो जाओ जीशु डरा हुआ होता है और दोबारा से कॉल करता है, बट कॉल बंद हो गया होता है। ये नहीं कि कोई उठा नहीं रहा था, दूसरी तरफ से मोबाइल किसी ने बंद कर दिया था। फिर जाऊद भी किसी को कॉल करता है तो दूसरा पर्सन कॉल अटेंड करता है। तो जाऊद बोलता है, मैं तुम्हें एक नंबर भिजवा रहा हूँ, जल्दी से उसको उस नंबर का लोकेशन पता करो कि कॉल कहाँ से की गई है, जल्दी करो। तो वो पर्सन बोलता है, ओके सर। और फिर जाऊद उसको नंबर भेज देता है। और फिर वो दूसरा पर्सन जो सर्च करता है कि ये कहाँ से कॉल की गई है, तो फिर वो पर्सन जो जाऊद को कॉल करता है तो जाऊद जल्दी से कॉल अटेंड करता है और बोलता है, हेलो पता किया कहाँ से कॉल की गई है। तो वो पर्सन बोलता है, यस सर पता कर दिया। तो जाऊद बोलता है, कहाँ से कॉल की है। तो पर्सन बोलता है, सर वो यहीं इसी शहर में है। तो जाऊद बोलता है, क्या। तो वो पर्सन बोलते हैं, हाँ वो इसी शहर में है। तो जाऊद बोलता है, कहाँ पर है वो, क्या तुम उसको पता करके बता सकते हो कि वो कहाँ पर है। तो वो पर्सन बोलता है कि यस सर मैं पता करके आपको बताता हूँ। तो जाऊद बोलता है, जल्दी से बताओ। और फिर जाऊद जो ड्राइवर को बोलता है, जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करो। और फिर जाऊद गाड़ी में बैठते हैं। जाऊद की कार जैसे ही जाऊद के घर से बाहर चली जाती है तो उसी दौरान जो एक टैक्सी आकर जाऊद के महल के सामने खड़ी हो जाती है और उस टैक्सी से एक लड़का निकलता है। और वो लड़का जो जाऊद के महल की तरफ ही देख रहा था और वो जो अपने हाथों में एक फाइल पकड़े हुए था और एक बैग पहने हुए था और बड़े बड़े ग्लासेस लगाए हुए थे और चंपू टाइप का बना हुआ था और उसने जो एक नॉर्मल सा सिंपल सा ड्रेस पहना हुआ था, पैंट और उसके ऊपर शर्ट। और वो जो जाऊद की घर को ही देख रहा था और एक डियर स्माइल कर रहा था और बोल रहा था, जाऊद इशू आ गया हमें, अब देखना मैं धीरे धीरे तुम्हारी फैमिली से कैसे एक एक को गायब करता हूँ, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तुम्हारे ही घर में तुम्हारा दुश्मन तुम्हारी फैमिली को एक एक करके ख़त्म करेगा। और यही वो लड़का जैसा बोलता है डेविल स्माइल करता है। तो इसी में जो हमारा ट्रांजेक्शन है वो स्टॉप हो जाता है। नो गाइस, मैं थोड़ा और भी बताऊंगी क्योंकि मुझे ये भाई को भी दिखाना है यार। तो इसी में जो हमारा अगला सीन दिखा तो हमारा सीन करता है हमें महल के अंदर में, तो जाओ इसी के घर के अंदर जो सब लिविंग रूम में बैठे हुए थे। और अच्छा इसी में जो एक सर्वेंट आता है जाओ इसी के मामा को बोलता है कि मैम बाहर एक पर्सन आए हैं और वो बता रहा है कि आप लोगों ने एक होम टीचर के लिए बोला था। तो दाऊ जी की मम्मा शौक में हो जाती है, वह कैसे शौक में हो जाते हैं और चाची भी शौक में हो जाती है। तो ये भाई सर्वेंट को देखता है तो दाऊ जी की मम्मा बोलती है, क्या वो टीचर आ गए हैं। तो सर्वेंट बोलता है, यस सर, यस मैम आ गए हैं। तो जाऊद जी की मम्मा जो सर्वेंट को बोलती है कि टीचर आ गए हैं और फिर जाऊद जी की मम्मा वैन सिंह को देखती है, वैन सिंह शौक में हो जाता है। तो जाऊद जी की मम्मा सर्वेंट को बोलती है, जल्दी से उसको अंदर लेकर आओ। तो और फिर सर्वेंट जो जाता है तो जाऊद जी की मम्मा तो जाऊद जी की मम्मा वैन सिंह को बोलती है, वैन सिंह तुम्हारे जो टीचर का कहा था मैंने, मेरे ख्याल में वो आ गया है। तो वैन सिंह खड़ा हो जाता है, तो वैन सिंह शौक में हो जाता है, खड़ा हो जाता है। तो अब ये भाई जाऊद जी के साथ बातें कर रहा है तो ये भाई से साइड में चला गया है। मम्मा जो खड़ी थी और उस टीचर के स्वागत के लिए सामने खड़ी थी और उसके पीछे जो वैन सिंह भी लिविंग मतलब मम्मा जो खड़ी हो गई थी लिविंग रूम में और वैन सिंह भी खड़ा था, चाची भी खड़ी हो जाती है क्योंकि वो टीचर आ रहा था। और वो टीचर जाता है तो वो अपने ग्लासेस ठीक करता है और अपने शर्ट को ठीक करता है और आ रहा होता है। और जाऊद जी की मम्मा और वैन सिंह और चाची जो टीचर को देखती है, वो टीचर आता है जाऊद जी की मम्मा के सामने खड़ा हो जाता है और बोलता है कि आप लोगों ने कॉल की थी, आप लोगों को कोई होम टीचर चाहिए था। तो जाऊद जी की मम्मा बोलती है, हाँ हमें एक अच्छा टीचर चाहिए था जो कि मेरे बेटे को अच्छे से पढ़ा सके। जाऊद जी फिर मम्मा फिर वैन सिंह की तरफ देखती है तो वैन सिंह जो टीचर को देख के स्माइल करता है और टीचर को देख रहा होता है। तो वो टीचर जो फिर हाथ बढ़ाता है और बोलता है, हाय मेरा नाम बीसी बॉय है। तो जाऊद जी की मम्मा जो हैंडशेक करती है और बोलती है, बीसी बॉय। तो वो टीचर बोलता है, हाँ। फिर वो टीचर बोलता है कि आप वैसे पढ़ाना किसको है। तो जाऊद जी की मम्मा वैन कैसिंग की तरफ इशारा करती है और बोलती है, इसको। तो बीसी बॉय जो हमारा बिच्चू बॉय, तो बीसी बॉय जो वैन कैसिंग को देखता है और वैन कैसिंग को देख रहा होता है सिर से लेकर पैर तक और एक स्माइल करता है। अब हम ये भाई के पास आ जाते हैं, ये भाई जो फ़ोन में बातें कर रहा है। अच्छा जाऊद जी ये भाई को बोलता है कि ये भाई बिच्छू भाई ने कॉल की थी। तो ये भाई बोलता है, क्या। ये भाई इतना खुश हो जाता है तो जाऊद जी बोलता है, हाँ उसने कॉल की थी। तो ये भाई इतना खुश हो जाता है तो फिर ये भाई जो अपनी खुशी को कंट्रोल में करता है और बोलता है, क्या बिच्छू भाई ने कॉल की थी। तो जाऊद जी बोलता है, हाँ। तो ये भाई यहाँ पर खुश होता है तो बोलता है, क्या बोल रहा था वो कहाँ है। तो जाऊद जी बोलता है, वो इसी शहर में है। तो ये भाई बोलता है, कहाँ पर है, क्या तुम्हें पता लगा। तो जाऊद जी बोलता है, वही मैं अभी उसी का पता कर रहा हूँ। तो ये भाई बोलता है,
बोलता है क्या वो इसी शहर में? तो जाऊ जी बोलता है हाँ, और उसने मुझे धमकी दी है। तो ये भाई शौक में हो जाता है, बोलता है क्या धमकी? तो जाऊ जी बोलता है हाँ, वो बोला था कि मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को ख़त्म कर दूंगा। तो ये भाई शौक में हो जाता है, बोलते है ये बिच्छू भाई ने बोला? तो जाऊ जी बोलता है हाँ, वो अपने फादर का बदला लेना चाहता है। तो ये भाई जो शौक में था। अब हम आ जाते हैं जाऊ ऋषि की मम्मा की तरफ। वो जो डीसी बॉय के साथ बातें कर रही है, मतलब बिच्छू बॉय के साथ बात कर रही है वो एनगेजिंग के लिए होम टीचर की। तो अब हम वहाँ जाते हैं। तो एनगेजिंग और बिच्छू, अच्छा बिच्छू भाई जो एनगेजिंग को देख रहा था, और एनगेजिंग जो ब्यूटीफुल सी स्माइल लिए हुए बिच्छू भाई को देख रहा था। हाँ, तो जाऊ ऋषि की मम्मा जो वो बिच्छू बिच्छू भाई को बोलती है अब पढ़ाना कब से शुरू करोगे एनगेजिंग को? मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द इसकी पढ़ाई पूरी शुरू हो जाए। तो एनगेजिंग जाऊ ऋषि की मम्मा को देखता है और बिच्छू भाई को देखता है। एनगेजिंग तो डरा हुआ था। तो वो बिच्छू भाई बोलता है नो नो, मैं आज से ही पढ़ाई शुरू करूँगा। और फिर बिच्छू भाई एनगेजिंग को देख रहा था। और मैं चाहूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि जिस काम के लिए मैं यहाँ आया हूँ वो काम बहुत जल्द पूरा हो जाए। बिच्छू भाई ऐसा बोल रहा था और एनगेजिंग को ही देख रहा था। तो वो जाऊ जी की मम्मा खुश हो जाती है और बोलती है कि खुश हो जाती है और बोलती है क्यों नहीं, तो आप फिर पढ़ाई शुरू कीजिए। जी मम्मा बोलती है क्यों नहीं, बैठिए, आइए बैठिए एनगेजिंग, बैठो अपने न्यू टीचर के साथ और अपनी पढ़ाई शुरू करो। तो इसी में बिच्छू भाई होता है कि यहाँ यहाँ लिविंग रूम में पढ़ाई नहीं हो सकती है, यहाँ पर बच्चे भी हैं और आप सब यहाँ पर बच्चे भी हैं, तो एनगेजिंग पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाएगा। तो जाऊ जी की मम्मा शौकीन नज़र से देख रही थी और एनगेजिंग शौकीन नज़र से देख रहा था। तो जाऊ जी की मम्मा बोलती है आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, यहाँ पर तो एनगेजिंग नहीं पढ़ पाएगा क्योंकि सब देख रहे हैं, क्योंकि बच्चे खेल रहे थे और बच्चे जब खेलते हैं तो कोई खामोशी से तो खेलते नहीं हैं, तो वहाँ पर जो शोर बहुत था। तो फिर जाऊ जी की मम्मा बोलती है कि आप चाहे तो आप एनगेजिंग के रूम में इसको पढ़ा, आप चाहे तो आप एनगेजिंग को रूम में पढ़ा सकते हैं, क्यों एनगेजिंग रूम में सही है ना, खामोशी भी होगी और तुम अपनी पढ़ाई पर फोकस भी कर पाओगे। तो बिच्छू भाई बोलता है राइट, आप ये आइडिया अच्छा है, रूम में एनगेजिंग सही पढ़ाई पर फोकस कर पाएगा। और बिच्छू भाई ऐसा बोलता है। तो फिर बिच्छू भाई बोलता है क्या तुम तैयार हो एनगेजिंग? तो एनगेजिंग शौक में हो जाता है। तो फिर एनगेजिंग स्माइल करता है और बोलता है आपको मेरा नाम कैसे पता? तो बिच्छू भाई जो शौक में हो जाता है, बिच्छू भाई जो शौक में हो जाता है और एनगेजिंग जो स्माइल किया बिच्छू भाई को देख रहा था। तो इसी में जाऊ जी की मम्मा बोलती है एनगेजिंग मैंने अभी तुम्हारा नाम लिया था ना? तो एनगेजिंग बोलते हैं हाँ। तो बिच्छू भाई भी जो फंसने ही वाला था वो बच गया। वो भी बोलता है हाँ मैम ने अभी नाम लिया था आपका, तो मुझे इसलिए याद था। वो क्या है ना, मैं कुछ भी भूलता नहीं हूँ, मुझे हमेशा याद रहता है। बिच्छू भाई ऐसा बोलता है और एनगेजिंग को देख रहा था। तो फिर बिच्छू भाई बोलता है कि अगर आप माइंड ना करो तो टाइम वेस्ट हो रहा है, अगर पढ़ाई जल्दी शुरू की जाए तो अच्छा रहेगा। और बिच्छू भाई ऐसा मैम को बोल रहा था, मतलब जाऊ जी की मम्मा को बोल रहा था। तो जाऊ जी की मम्मा होती है हाँ हाँ ऑफकोर्स क्यों नहीं। और फिर जाऊ जी की मम्मा वैन कैसिंग को बोलती है वैन कैसिंग जाओ अपने न्यू टीचर को अपने रूम में लेके जाओ और अपनी स्टडी स्टार्ट करो, ओके। और फिर वैन कैसिंग जो डरा हुआ था वो तो बिजू भाई को ही देख रहा था, क्योंकि टीचर तो कहते हैं ना हमारी लाइफ के वो हॉरिबल पर्सन होते हैं। टीचरों से तो डर लगता है, अब वो जितने भी हैंडसम हो टीचर तो टीचर ही होते हैं, और फिर होम टीचर तो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। तो वैन कैसिंग जो बिच्छू भाई को देखा था वो डरा हुआ था। तो फिर जाऊ जी की मम्मी होती है वैन कैसिंग लेकर जाओ अपने टीचर को, जल्दी करो। तो फिर वैन सिंह जो सर हिलाता है और बोलता है हाँ हाँ। और फिर वैन सिंह जो टीचर को बताए, मतलब बिच्छू भाई को बताया कि आइए। और फिर वैन सिंह जो बिच्छू भाई को लेकर जा रहा था। तो अब हम आ जाते हैं ये भाई के पास, जाओ ऋषु और ये भाई जो फ़ोन में बातें कर रहे थे। तो जाओ ऋषु बताए ये भाई मैं जा रहा हूँ, बिच्छू भाई को पता चल चुका है और मैं उसका आज, या बिच्छू भाई आज रहेगा या मैं। तो ये भाई शौक में हो जाता है। ये भाई बताए जाओ ऋषु तुम कहाँ हो, तुम अकेले मत जाओ, मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। तो जाओ ऋषु बताए नहीं, तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम घर पर ही रहो और मेरी फैमिली का ख्याल रखो और मुझे तुम्हें कुछ कहना है। तो ये भाई शौक में हो जाता है। ये भाई बताए क्या? तो जाओ ऋषु बताए, ये भाई अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी फैमिली का ख्याल रखना। तो ये भाई शौक में हो जाता है। ये भाई बताए क्या? और इसी में जो जाऊ ऋषु कार काट देता है। तो ये भाई शौक में हो जाता है कि इसने कार काट दी। ये भाई बोलता है हेलो हेलो जाऊ ऋषु हेलो। तो दूसरी तरफ से कोई आवाज़ नहीं आती। ये भाई फिर से कार करता है तो फिर से नहीं आ रही कार, दूसरी तरफ से जाऊ ऋषु कार अटेंड ही नहीं कर रहा था। तो ये भाई जो बोलता है जाऊ ऋषु कार उठाओ, ये भाई इस तरह बोल रहा था कि अब हम आ जाते हैं पीछे। आप लोग बोलेंगे ये रोमानिया हमें पागल करके तो तुली हुई है। तो पीछे जो वाइन केसिंग बिज्जू भाई को लेकर आ रहा था, और यहाँ पर जो ये भाई ये जो टेंशन में था। तो फिर ये भाई जो बोलता है कि मुझे जाना पड़ेगा, जाओ ऋषि ने अगर उसको कुछ कर दिया तो नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगी, ऐसा नहीं मैं ऐसा होने नहीं दे सकता हूँ। और ये भाई जो इसी शौक में था, तो ये भाई जैसे ही अपना फेस पलटता है, दूसरी तरफ से जो वाइन केसिंग टीचर को लेकर आ रहा था कि अचानक से उसकी और टीचर की टक्कर हो जाती है।
जैसे ही ये भाई और बिजू भाई का टक्कर हो जाता है तो बिजू भाई की जो फाइल है वो गिर जाती है। तो ये भाई जो शौक में हो जाता है, ये भाई जो घबराया हुआ था तो ये भाई जल्दी से नीचे बैठ जाता है और बिच्छू भाई भी नीचे बैठ जाता है और ये भाई यही बोलता है आई एम सो सॉरी। और ये भाई जो फाइल कलेक्ट कर रहा था, अब ये भाई तो घबराया हुआ है, वो तो बस जल्दी से जाना चाहता है, बट ये भाई दिल का भी तो अच्छा है, किसी को अपसेट नहीं करना चाहता है। ये भाई जो जल्दी से उसको फाइल को कलेक्ट करके और जैसे ही उसके फाइल को कलेक्ट कर रहा था, मतलब उसे फाइल को उठा रहा था और उसको सॉरी सॉरी भी बोल रहा था, आई एम सो सॉरी। तो वो लड़का जो बोल रहा था इट्स ओके। तो इसमें जो ये भाई जब उसकी आवाज़ सुनता है तो उसकी आवाज़ इतनी मीठी थी, तो ये भाई जब उसकी आवाज़ सुन के जैसे अपना फेस उठाता है देखता है, तो वो पर्सन भी ये भाई को देखता है, तो ये भाई शौक में हो जाता है उस पर्सन को देखकर, मतलब बिच्छू भाई को देखकर ये भाई शौक में हो जाता है। और बिच्छू भाई जो ये भाई को देख रहा था और बोल रहा था इट्स ओके, और फिर वो जो ये भाई के हाथ से फाइल को ले लेता है। ये भाई जो बिच्छू भाई को देख रहा था और शौक में था, और बिच्छू भाई जो ये भाई को देख रहा था, तो फिर इसमें जो हमारा सीन यहीं पर कट हो जाता है, इसमें जो हमारा पेंटेक्स है यहीं पर स्टॉप हो जाता है। आगे क्या होता है वो मैं अगली वीडियो में बताऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।